जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमारी नई रिवीजन सीरीज में जो नया टॉपिक है वो है सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉइल कौन कौन सी है, कितने कितने टाइप की सॉइल्स हमारे पास अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। और आपने वर्ड सुने होंगे, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, एलुवियल सॉइल। आज हम इसको देखने वाले हैं वन बाय वन करके। उसके बाद हम अपने नेचुरल वेजिटेशंस को देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सुटेबल कंडीशंस है जो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी है फॉर इट्स लाइवलीहुड। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट, आपके सामने कुछ कुछ आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी। ये है माउंटेन रेंजेस की, थोड़ा सा डस्ट और ड्यू वगैरह भी है यहाँ पे। ये है हमारी फुट डेजर्ट की, और ये है आपकी एक बुक का फोटोग्राफ। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारी सॉइल कौन कौन से कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। अगर जो मैं सॉइल की बात करूँ ना, तो हमें जो सॉइल विजिबल होती है वो हमें होती है विजिबल टॉप, जहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, जिस सॉइल में मैं अभी खड़ी हूँ वो है मेरी टॉप सॉइल। और ये सॉइल की खासियत ये है कि ये एकदम न्यू होती है। न्यू कैसे? जो भी डस्ट, इम्प्योरिटीज या कोई भी सेडिमेंट्स अगर इकट्ठा होते हैं तो वो इसी सॉइल पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बारिश होगी, ये मेरे बादल और मेरी बारिश हुई, तब मेरी जो बारिश की बूंदे हैं वो मेरी टॉप सॉइल को टच करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट सॉइल, तो बोलते हैं टॉप सॉइल, और ये होती है हमारी ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, टॉप सॉइल हो गई हमारी ऑर्गेनिकली लेयर। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास फिर सब सॉइल, देन पेरेंट मटेरियल, और उसके बाद बेड रॉक। अब देखो, ये है आपका एक स्ट्रक्चर, हमारी अर्थ ऐसे दिखती है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और डिजिटल बोर्ड में आपकी क्लास ले रही हूँ। ठीक है, ये हो गई टॉप सॉइल जो है हमारी ऑर्गेनिक लेयर। इसी सॉइल में हम लोग अपने पेड़ पौधों को, हमारी सब्जियां, हमारे घर की फाउंडेशन, वो सब इसी ऑर्गेनिक लेयर में हम लगवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सब सॉइल जो उसके नीचे होती है। ये वाली जो सॉइल है वो सब सॉइल्स है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी बारिश पड़ती है, बारिश की बूंदे इसको पेनिट्रेट करके, इसको परकुलेट करके जब दूसरी वाली सॉइल की लेयर में पहुंच, तो उस लेयर को बोलते हैं हम सब सॉइल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या करती हैं, वो परकुलेट करती हैं। परकुलेट मतलब वो ऐसा लगता है कि जमीन पानी पी रही है। ठीक है, जब यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं तो ऐसे करके ये अंदर की तरफ जाती है, तो मतलब है कि हमारी जमीन पानी पी रही है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सब सॉइल में। उसके बाद आता है हमारा पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल के बाद आता है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एकदम हार्ड सॉइल है, एकदम हार्ड सॉइल, उसको हम इजीली कट नहीं कर पाते और इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेड रॉक। ठीक है, पिक्चर से भी दिख रहा है कि इस तरीके से हमारी रॉक है, और ये ऐसे ऐसे करके इतना चिपक चिपक के बैठी हैं कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, और ये इस तरह से बन गई है कि ऐसा लग रहा है कि ये रॉक का बेड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेड रॉक। आया था समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में टॉपिक, और देखिए दूसरा है हमारा ये डायग्राम। इसमें भी क्या दिख रहा है, सबसे पहले सॉइल को हमने बोल दिया है टॉप सॉइल, जहाँ पे हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पे हमने अपनी सब्जियां उगा के रखी हैं। ठीक है, अभी मूली, धनिया, गाजर सब इसी में उग रहे हैं आजकल के टाइम। गर्मी में यहाँ गन्ना उगा दो आप लोग। ठीक है, ये हो गई हमारी टॉप सॉइल। ओके, उसके बाद आती है हमारी सब सॉइल जो टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होती है। ये रही हमारी सब सॉइल, जस्ट नीचे है टॉप सॉइल के। उसके बाद वेदर्ड रॉक, और फिर आती है हमारी सैंड रॉक। ठीक है, उसके बाद आती है सैंड रॉक, जिसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं। आया था समझ में? ओके, वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पे एक प्लांटेशन वाली प्रैक्टिस चल रही है, प्लांटेशन वाली प्रैक्टिस चल रही है। तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ए फॉरेस्ट्री। ए फॉरेस्ट्री। और आप मुझे बताओ कि ए फॉरेस्ट्रेशन क्यों जरूरी है आज के टाइम। जैसा कि हम जानते हैं, डे बाय डे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अगर हमने इस क्लाइमेट चेंज को अभी डील नहीं किया, अभी ढंग से हमने इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, तो एक टाइम आएगा ऐसा कि हमारे जो अर्थ है उसमें प्लांट्स के वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब प्लांट्स तो होंगे बट वो इतनी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे हम सांस ले पाए। ठीक है, आया था समझ में? ओके, वेरी गुड।
उसके बाद आता है हमारे पास कुछ कुछ एरियाज जहाँ पर हमारी ये सारी डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने इंडिया की मैप की बात करें, यह है इंडिया का मैप। अभी ये सारी चीजें जो भी है सॉइल वगैरह इसको भूल जाओ, ठीक है, जो भी है इन सबको भूल जाओ, सिर्फ मैप देखो। आपको डायरेक्शंस दिख रही है, क्या दिखी डायरेक्शंस में आपको? आपको ये दिखा नॉर्थ, ईस्ट, यहाँ वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। और वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे साउथ या साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी। और इतना डायरेक्शन में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं। दैट मीन्स वी हैव 8 टाइप ऑफ डायरेक्शन। आया था समझ में? ओके, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सॉइल की और हमारे उस क्राइटेरिया पे कि हमारी जो सॉइल है वो कैसे कैसे क्लासीफाई है। स्टार्टिंग करिए टॉप से, देखो नॉर्थ में यहाँ आपको दिख रही है थोड़ी सी ग्रीनरी, क्या दिख रही है? ग्रीनरी। ये है हमारा फॉरेस्ट वाला एरिया, यहाँ पे जो सॉइल मिलेगी वो हमें मिलेगी फॉरेस्ट सॉइल। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है मतलब ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी का मतलब क्या है? हमारे फॉरेस्ट होंगे वहाँ पर। क्लियर? ये हो गई हमारी फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा गंगा वाला एरिया। यहाँ हमारा गंगा का एरिया पूरा। यहाँ पे क्या दिखता है हमें? यहाँ की सॉइल हमें दिखती है बहुत वाटर रिच। वाटर रिच क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी नदी है दैट इज हमारी गंगा। गंगा यहाँ से अगर फ्लो कर रही है तो क्या होगा? यहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो इंडिया में सबसे फर्टाइल एरिया कौन सा है? ये है हमारा एलुवियल प्लेन वाला, ये वाला। तो समझ में आया? ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा लैटेराइट वाला एरिया। लैटेराइट में क्या होता है? ये रही हमारी सॉइल, हमें कहाँ मिल रही है? ये हमें मिल रही है डेल्टा के पास। तरफ हमें दिखा था ना कल सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कल हमने पढ़ा था ना। सुंदरबन डेल्टा क्या होता है? और अब ये बताओ कि सुंदरबन डेल्टा किन दो रिवर्स से मिलके बना है? कौन कौन से दो रिवर्स से मिलके सुंदरबन डेल्टा बनता है? और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये भी फर्टाइल में अच्छी होती है, फर्टाइल में रिच होती है, ये फर्टिलिटी हाई होती है। ठीक है, अब जब मैंने बोला कि फर्टिलिटी में अच्छी होती है तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे गंगा तो आती ही होगी, गंगा आएगी ऑब्वियसली। और उसके साथ क्या आएगी? उसके साथ आएगी हमारी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा आया था समझ में? ओके, उसके बाद आती है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। जब रेड एंड येलो सॉइल बोला है ना तो उसमें जो रेड टर्म है वो क्या बता रहा है? वो आपको बता रहा है कि आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, तभी ये हमारी रेड दिख रही है। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद है हमारी पीट सॉइल। ये कहाँ मिलेगी? ये हमें साउथ इंडिया में मिलेगी, साउथ इंडिया में मिलेगी। देन वी हैव अवर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ है? ये पूरे सेंट्रल इंडिया में मिलती है हमारी ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल को एक और नाम से जाना जाता है, वी कॉल इट एज रिमूव सॉइल, रिमूव सॉइल। ठीक है, आए समझ में? उसके बाद हमारी आई सलाइन सॉइल और एरिड सॉइल। एरिड मतलब होता है हमारा डेजर्ट, और जहाँ ये एरिड सॉइल है वहां पे है हमारा राजस्थान, तो वहीं पे है हमारा थार डेजर्ट। इतना आया समझ में? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो इसको वन बाय वन करके फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ थी? हमारी हमारी नॉर्दर्न इंडिया में थी। वहां पर क्यों थी? क्योंकि वहां पर हमारे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वहाँ पे माउंटेन्स भी है, वहाँ पे रेंजेस भी है हमारी, तो हमारी वहाँ पे आती है फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट आती है हमारी एलुवियल सॉइल। ये हमारी गंगा की प्लेन्स में मिलेगी। वैसे जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल की। नेक्स्ट आता है हमारी लैटेराइट सॉइल। कौन से डेल्टा के बाद बन रही है बताओ मुझे? तो आता है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड कलर आ रहा है, क्यों आ रहा है? इट इज ड्यू टू आयरन, आयरन रिच सॉइल होती है ये, इस वजह से इसमें रेड कलर आ रहा है। ठीक है, देन वी हैव पीट सॉइल, साउथ इंडिया में अब बहती है। फिर वी हैव ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल बेस्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे क्यों इसे बेस्ट सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी सलाइन सॉइल। अब ये जो यहाँ पे ये
गुजरात का अगर हमने देखा, ऐसे करके एरिया बनता है, इस तरफ आती है हमारी सलाइन सॉइल। सलाइन क्यों? इस तरफ जो हमारी सॉल्ट का कंटेंट है ना, वो ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, इस वजह से इसको सलाइन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, गुड। उसके बाद आती है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ पे है? वो है राजस्थान वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे डेजर्ट्स भी आते हैं। क्या क्या समझ में आया? ओके, उसके बाद आती है हमारी कुछ क्लासिफिकेशन सॉइल की बेस्ड ऑन देयर कलर एंड टाइप। पहला देखिए, अगर हमें हमारे पास है एलुवियल सॉइल, कैसी दिख रही है आपको? थोड़ी सी ब्राउनिश टाइप में, ठीक है, ये है हमारी एलुवियल सॉइल। देन वी हैव ब्लैक सॉइल, पूरी ब्लैक कलर में दिख रही है। तो ब्लैक सॉइल को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, प्योर ब्लैक इन कलर। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेड एंड येलो सॉइल, थोड़ी सी रेडिश टाइप की लग रही है, बिकॉज ऑफ आयरन। आयरन इसमें है, इस वजह। क्लियर? उसके बाद आती है हमारी लैटेराइट सॉइल एंड देन वी हैव एरिड सॉइल। एरिड सॉइल देखिए, लग रही है कि अभी कोई डिजर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो इंडिया की जो भी सॉइल है वो बेसिकली इन 4 कंपोनेंट क्लासिफाइड है। कौन कौन से हैं? फ्लूवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड वी हैव एरिड सॉइल। ठीक है, इनमें से कोई डाउट आया? कोई दुख, कष्ट, तकलीफ? ओके, चलो फिर आता है हमारे पास दूसरा टाइप। हम इन सॉइल्स को अब और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। कहाँ है ये? नॉर्थन प्लेन में है, नॉर्थ इंडिया में। फर्टाइल है ये, फर्टाइल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्ले रिच सॉइल, कौन सी है? ब्लैक, तो हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, और ये डेक्कन प्लेटिट्यूड में, डेक्कन की पठार में है, ठीक है। आए समझ में? उसके बाद है न्यूट्रिएंट पुअर। पुअर कौन सी है? रेड सॉइल है। रेड सॉइल न्यूट्रिएंट से पुअर है, बट इट इज रिच इन आयरन, रिच। आए समझ में? फिर लैटेराइट सॉइल, इट इज ऑल्सो रिच इन आयरन, इट इज इन वेस्टर्न घाट। कहाँ क्या हमारा? वेस्टर्न घाट वाला एरिया, ये वाला थोड़ा आया। ओके, नेक्स्ट वी हैव सैंडी सॉइल, डेजर्ट एरिया में या एरिड एरिया में आता है सैंडी सॉइल, राजस्थान वाले एरिया। फिर उसके बाद है फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल। फिर है एल्कलाइन या सेलाइन सॉइल। सेलाइन मतलब नमक वाला, सॉल्ट। जिस भी सॉइल में हमारे पास सॉल्ट के कंटेंट ज्यादा होंगे वो हो जाएगी सेलाइन सॉइल, ठीक है। फिर है उसके बाद ऑर्गेनिक रिच सॉइल, जो कि पीट या उसे मार्शी सॉइल भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि हमारे, अगर टॉप सॉइल की बात करें तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का क्या हो गए? हमारे वेजिटेबल के वेस्ट हो गए, वेजिटेबल के वेस्ट हो गए हमारे, ठीक है। और एसेंशियल मिनरल्स हो गए, क्या करते हैं? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आता है हमारा ऑर्गेनिक रिच सॉइल, जिसको हम पीट या मार्शी सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ये थोड़ा सा और अच्छा क्लासिफिकेशन है, ये चीज आपको और अच्छे से समझाएगा। यहाँ क्या बोला है हमको? यहाँ दिखाया है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल स्पेसिफिकली इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। अगेन, रेड ग्रीन वाला कौन सा है हमारा? माउंटेन वाला या फॉरेस्ट सॉइल? ग्रीन वाला एरिया फॉरेस्ट सॉइल, आया था समझ में? ये जो ब्राउन वाला एरिया दिख रहा है, ये ऐसे 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 इधर पे, ये कौन सा? ये हमारा एलुवियल सॉइल, एलुवियल। अब देखो, जरूरी नहीं है कि एलुवियल जो सॉइल है वो इसी एरिया में मिलेगा, वो यहाँ भी मिल सकती है, वो यहाँ भी मिल सकती है, थोड़ी सी यहाँ भी मिल सकती है, ठीक है। आए समझ में? नेक्स्ट है फिर हमारे पास हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ पर है? ये डेक्कन के पूरे एरिया में, ये हमारी ब्लैक सॉइल। तो उसके बाद हमारी रेड एंड येलो सॉइल, दिखने में रेड लग रही है, रेड आया। देन वी हैव लैटेराइट सॉइल, थोड़ा सा यहाँ यहाँ दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज ऑरेंज हो गए हमारे लैटेराइट सॉइल। फिर एरिड और डिजर्ट, तरफ है एरिड और डिजर्ट।
है समझ में। देन वी हैव सेलाइन सॉइल, कहाँ पर होगा सेलाइन, घर पे थोड़ी सी करते हैं, ऐसा घर पे था। नेक्स्ट वी हैव लास्ट वन पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल, पीट वाली इधर। अब यहाँ पे क्या है, हमारे सेडिमेंट्स है वो ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए तो बोलते हैं पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल। तो एक बार फिर से देखो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। ये जो डायग्राम है मैं लेके आई हूँ, अगर इतना आपने कर लिया तो सॉइल के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। हो गया डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब हम यहाँ पे वन बाय वन सॉइल को पढ़ेंगे, सॉइल कौन कौन सी है क्या क्या है। देखो थोड़े से हमारे यहाँ पे एरियाज है जो हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर मैं इस एरिया में और इस एरिया में देखो डिफरेंस है, यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, तो ग्रीनरी कम है। भाई सेम इन एरियाज में ये क्लासिफिकेशन के लिए हमारी हेल्पफुल हो जाता है। ओके, अब करते हैं वन बाय वन स्टडी एक एक सॉइल के बारे में। पहला आता है हमारा एलुवियल सॉइल। ये क्या है, इट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड, अप्रोक्सीमेटली 40 से 40% ऑफ इंडियन सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है। कहाँ थी ये, गंगा के एरिया पे थी। ये हमारी गंगा रिवर बह रही थी ना, गंगा रिवर का फ्लो हो रहा था ना, उस जगह पे हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक है 40 से 40, क्या आप सिंपली कर देना, अगर आपको क्वेश्चन समझ रहा है तो 40 प्लस जो आपका परसेंटेज है वो इस सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट, रिवर के डिपॉजिट से ही। जब भी रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है ना, सेडिमेंट्स फ्रेश होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और फर्टाइल भी होते हैं। इस तरह से जो हमारी रिवर्स है जब इन एरियाज पे नई नई सॉइल्स लेके आती है तो उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और ये रिवर डिपॉजिट सॉइल मानी जाती है। आया तो समझ में। नेक्स्ट क्या है, ये हाईली फर्टाइल है, रिवर इसके सारे डिपॉजिट्स कर रहा है तो इसके अंदर जो क्वालिटी है सॉइल की फर्टिलिटी की वो इम्प्रूव हो जाती है, जैसे ये हाई फर्टाइल हो जाती है। इट इज आइडियल फॉर राइस, राइस के लिए ये आइडियल है, राइस के लिए ये सॉइल एकदम सुटेबल है। तभी आपने देखा होगा कि जो गंगा वाला एरिया है उस एरिया पे जो राइस का कल्टीवेशन है ज्यादा होता है एज कम्पेयर अदर स्टेट्स। ठीक है, आए समझ में। ओके, राइस के लिए है इंपॉर्टेंट, फिर वीट के लिए है, फिर शुगर केन के लिए है, गन्ने के लिए है इन नॉर्थन प्लेन एंड डेल्टास। एलुवियल में कोई डाउट, ठीक है इसको वन बाय वन पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहला ये इंडिया में 40+% में ये स्प्रेड है। ठीक है, दूसरी बात ये जो अपना डिपॉजिट है वो कहाँ से लेती है, वो लेती है रिवर। ठीक है, तीसरी बात ये फर्टाइल में, फर्टिलिटी में ये सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन फर्टिलिटी। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए, हमारी होगी राइस, शुगर केन। कितना आ गया समझ में एलुवियल का। ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है, तो क्योंकि वो ब्लैक इन कलर है, जो भी सॉइल हमें ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना मतलब वो हमारी ब्लैक सॉइल है, सिंपल सा। तो दूसरे नाम से भी जाना जाता है दैट इज रेगूर सॉइल। और ये जो हमारी सॉइल है इट इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल हमारी बेस्ट है। आए समझ में, क्या है लिखा है पढ़ते हैं। इज फाउंड इन डेक्कन प्लेटिट्यूड, स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र एमपी वाले रीजन में, दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र एमपी वाले एरिया में। ओके, इट इज नोन फॉर कॉटन कल्टीवेशन रिच इन क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर। अब देखो दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है, पहली है कि ये कॉटन के लिए बहुत बेस्ट सॉइल है, दूसरी बात कि ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, मॉइस्चर को रिटेन करती है, रिटेन मतलब रोक के रखती है। अगर इसमें से मॉइस्चर हट गया तो ये ऐसे लगता है कि हमारी जो जमीन है वो फट गई है, दरारें पड़ जाती है जमीन, ये उस तरह से दिखती है, ये हो गई हमारी ब्लैक सॉइल। तो दूसरा नाम क्या है, रेगूर सॉइल और कॉटन सॉइल। इतना है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। अब ये क्या सॉइल है, ये डेवलप होती है ऑन क्रिस्टलाइन रॉक्स,
क्रिस्टलाइन रॉक्स, जो रॉक्स क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं उनमें ये डेवलप होती है। इट इज रेड इन कलर, और जब ये हाइड्रेट हो जाती है तो ये येलो कलर की बन जाती है। ठीक है, हाइड्रेट मतलब अगर इस रेड सॉइल पे मैंने पानी डाल दिया तो ये अपना कलर चेंज करके येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इट इज गुड फॉर पल्सेस मिलेट इन सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट। सदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में ये पल्सेस और मिलेट्स को प्रोवाइड करती है और वहां पे उनकी फर्टिलिटी बढ़ाती है। रेड सॉइल की क्या बात हो गई कि रेड सॉइल में अगर मैंने पानी ऐड किया तो वो पानी ऐड किया या हाइड्रेट किया तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ मिलती है? इट इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन रॉक, क्रिस्टल्स वाले रॉक में फाउंड होती है। कितना आया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो नेक्स्ट वी हैव लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल क्या बोलती है? इट लीच्ड सॉइल, ये सॉइल को लीच फ्रॉम हैवी रेन, रिच इन आयरन, सपोर्ट टी, कॉफी, कैश्यू, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट। काफी सारी बातें हुई इसमें, हम देखो वन बाय वन करके। लैटेराइट सॉइल ये एक टाइप की लीच सॉइल है जिसको हम कहा लेते हैं कि हमें हैवी रेन से ऑप्टेन होती है। कहाँ से ऑप्टेन होती है? हैवी रेन से। इट इज रिच इन आयरन, ये सपोर्ट करती है हमारी टी, कॉफी, कैश्यू मतलब हमारे ड्राई फ्रूट्स और हमारी बेवरेजेस। बेवरेजेस में क्या आ गया? हमारी टी और कॉफी। ये हमारी लैटेराइट सॉइल जो है वो सपोर्ट करती है। दूसरी बात, ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमें वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट कहाँ है? यह इंडिया का साउथ वाला एरिया। इधर पे आती है हमारी घाट और तरफ आते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है वो इरेगुलर है, मतलब ऐसा है ये, ऐसे। जो वेस्टर्न घाट है ये है हमारे रेगुलर। तो जो हमारी लैटेराइट सॉइल है वो हमें मिलेगी वेस्टर्न घाट से। आए समझ में? नेक्स्ट आती है फिर हमारी माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल एज इट्स नेम सजेस्ट पहाड़ों में मिलेगी हमें। ठीक है, पहाड़ों में मतलब नॉर्थ इंडिया में मिलेगी हमें। अगर नॉर्थ इंडिया में मिलती है दैट मीन्स तो हम फॉरेस्टेड एरिया या फॉरेस्टेड सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये हमारी फॉरेस्टेड सॉइल भी है। स्पेसिफिकली कहाँ मिलती है? हिमालयाज में। और ये सपोर्ट करती है वहां पे टी और मेडिसिनल प्लांट को। आया समझ में? तो जो पहाड़ से हमें जड़ी बूटियां वगैरह मिलती है वो हमें किसकी हेल्प से मिलती है? वो हमें माउंटेन सॉइल की हेल्प से मिलती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है हमारा एरिड और डिजर्ट सॉइल। एरिड और डिजर्ट, ठीक है, ये कहाँ मिलेगी? अब जब डिजर्ट बोल दिया, इंडिया में हमारे पास एक ही डिजर्ट है। कहाँ पर है? राजस्थान में। क्या नाम है उसका? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट। जब मैंने डेजर्ट ही बोल दिया दैट मीन्स वो हमें मिलेगी राजस्थान वाले एरिया में। और डेजर्ट का मतलब क्या हुआ कि वहां वो सैंडी होगी, दो इन ह्यूमस होगी, मतलब उसमें जो फर्टिलिटी की एबिलिटी है वो कम होगी। उसमें जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। बट इट इज सुटेबल फॉर बाजरा एंड बार्ले। बाजरा और बार्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जो ये हमारी डेजर्ट सॉइल होती है, जब इसकी बाजरे की रोटी बनती है वहां पे राजस्थान में तो लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कि वहां की ये प्रोमिनेंट सॉइल्स है, जहाँ से हमें ये ग्रेन ऑब्टेन होता है। आया समझ में? ओके, फिर आती है नेक्स्ट हमारी सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सेलाइन साउंड कैसा हो रहा है? सॉल्ट जैसा हो रहा है। एल्कलाइन सेलाइन, एल्कलाइन सेलाइन सॉल्ट जैसा साउंड हो रहा है। अब ये क्या है? इट अकर्स इन ड्राई रीजन ड्यू टू पुअर ड्रेनेज एंड अनसुटेबल फॉर क्रॉप्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अनसुटेबल फॉर क्रॉप्स। अब देखो, जिस भी सॉइल में अगर हमारे मैंने नमक ज्यादा ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा? सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम, फर्टिलिटी या उसकी पैदावार कम हो जाएगी। जब पैदावार कम हो जाएगी तो क्या होगा? मुझे होगा नुकसान। तो मैं जानबूझ के अपनी सॉइल की फर्टिलिटी कम थोड़ी करूंगी, है ना? मैं कोशिश करूंगी ना कि मेरी जो लैंड है वो मुझे ज्यादा प्रोडक्शन दे, मुझे ज्यादा प्रोडक्शन दे, इसलिए मैं क्या करूंगी? मैं उसकी फर्टिलिटी को बनाने की कोशिश करूंगी। बट इस जो सॉइल को बोलते हैं सलाइन एंड, इस सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा होता है तो जैसे इसकी फर्टिलिटी अपने आप नेचुरली कम होती है। ठीक है,
और क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। बहुत सारी क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है, कुछ के लिए हो सकती है बट मोस्ट ऑफ द के लिए नहीं है। इट अकर्स इन ड्राई रीजन। नमक की क्वांटिटी कैसे बढ़ती है, ये रहा मेरा एक वाटर बॉडी, ये रहा मेरा सन, ठीक है। अब इस सन में है यहाँ मेरे सॉल्ट के पार्टिकल्स। हर रिवर बॉडी में हमारे पास सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, बट जब इस सन की रेज इस पे पड़ेगी और पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या छोड़ेगा पीछे, यहाँ छोड़ेगा हमारा सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है वही क्या करता है, ये ड्राई रीजन में ऑप्टेन होता है, ठीक है। ड्राई रीजन में कैसे हुआ, जब सन की रेज इसमें पड़ी और पानी इवेपोरेट हो गया, क्या बचा यहाँ पे खाली नमक बचा। दैट मीन्स ये जो सॉइल है इट इज सुटेबल फॉर ड्राई रीजन। आए समझ में। और ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज। अगर यहाँ पे प्रॉपर पानी आता रहता 24/7 यहाँ पानी का फ्लो होता तो क्या होती, तो ये सॉल्ट बह के आगे निकल जाते, ये सॉल्ट बह के आगे निकल जाते रिवर में या ओशन में आके मिल जाते हैं। सिंस यहाँ कोई पानी का फ्लो नहीं है, यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, क्या होता है, तो ये बेचारी जो सॉइल है वो वहीं पड़ी की पड़ी रहती है और अपना होती रहती है कि मेरे पास तो कोई क्रॉप आता ही नहीं है, क्रॉप को ठीक से फर्टाइल कर ही नहीं पाती हूँ, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट और मार्शी सॉइल। ये जो सॉइल होती है इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल में रिच होती है, ऑर्गेनिक रिच होती है। और ये मोस्टली कैसे पाई जाती है, फाउंड इन वेट, वेट फाउंड होती है ना? अगर इस मिट्टी को उठाओगे और फिर छोड़ोगे तो हाथ में थोड़े से इसके ट्रेसेस रह जाएंगे, फिर चिपचिपी टाइप की होती है। इट इज फाउंड इन वाटर लॉक्ड एरिया, यहाँ पे पानी का फ्लो कंटिन्यूस रहता है, जैसे कि हमारा ये रहा हमारा एरिया, इस तरफ आती है हमारी गंगा, इस तरफ आती है हमारी ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ बनता है हमारा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। अब ये जो हमारी पीट और मार्शी सॉइल है ये हमारी इस जगह पे मिलती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉक्ड एरिया है, बहुत सारा पानी है और ये सॉइल को वेट कर देता है, ठीक है। जब सॉइल को वेट कर दिया तो क्या हो गया, इट इज गुड फॉर पैडी एंड कोकोनट। पैडी और कोकोनट के लिए ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है। आए समझ में। पैडी और कोकोनट के लिए जो हमारी मार्शी और पीट सॉइल है वो बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। ओके, अब देखो ये जितनी भी सॉइल्स हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कहाँ से आया है। स्टार्टिंग में तो हमने ऐसे ही किया होगा ना, हमारी कोई लैंड है तो हमने लगाए हैं बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स, यहाँ लगा दिया मैंने हरी सब्जी, यहाँ लगा दिया मैंने शुगर केन, यहाँ लगा दिया मैंने वीट, यहाँ लगा दिया मैंने राइस, यहाँ लगा दिया मैंने बार्ले। स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही किया होगा बिल्कुल, बट अभी क्लासीफाई कैसे हुआ कि मेरी ये वाली सॉइल जो है वो मुझे वीट को सपोर्ट नहीं करेगी, ये वाली सॉइल मेरी शुगर केन को सपोर्ट नहीं करेगी, ये वाली सॉइल मुझे राइस को सपोर्ट नहीं करेगी, वाली मुझे बाजरा को सपोर्ट नहीं करेगी। मुझे पता कैसे चला, वो पता चला मुझे इस बॉडी के द्वारा, दैट इज IC, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ने मुझे बताया कि जो मेरी सॉइल्स हैं वो क्लासिफाइड है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। कौन कौन से टाइप है, एलुवियल हो गया हमारा, ब्लैक सॉइल हो गया, वीट हो गया, एलाइन हो गया, माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल हो गया, लैटेराइट सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल हो गया। इसका क्लासिफिकेशन किसने दिया मुझे, मुझे दिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने, ICAR ने, ठीक है। इस बॉडी ने मुझे बताया कि मेरे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की मुझे सॉइल्स मिलती है। वो सॉइल क्या है, वो सॉइल मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के हेल्पफुल है। कुछ सॉइल बहुत सॉल्टी है, कुछ सॉइल बहुत मुझे फॉरेस्ट का कवर प्रोवाइड करती है, कुछ सॉइल पैडी के लिए अच्छी है, कुछ कॉटन के लिए अच्छी है, कुछ सॉइल ऐसी है तो हाथ में पकड़ूं और वो मुझे ऐसा लगे कि बहुत वेट वेट सी सॉइल है और वो मुझे मिलती है सुंदरबन डेल्टा में। आया था समझ में, इतने में कोई डाउट। ओके, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सॉइल्स, सॉइल्स क्या क्या है और कौन कौन सी टाइप की है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन सॉइल्स को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉइल को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ये है हमारा। अब देखो इस इंडिया में मैंने क्या देखा,
मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है सॉइल्स का वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कैसे कैसे है। इस तरफ है मेरी फॉरेस्ट सॉइल, इस तरफ है मेरी एलुवियल सॉइल, इस तरफ है मेरी सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल, इस तरफ है मेरी एरिड सॉइल, इस तरफ है मेरी सॉइल, यहाँ पे मेरी रेड सॉइल, इस तरफ है मेरी लैटेराइट सॉइल और बीच में है मेरी ब्लैक सॉइल। इस तरीके से हमारा है क्लासिफिकेशन सॉइल्स का। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स है और जो चीजें हैं तो हमारी सॉइल को अफेक्ट करती हैं, अब हमें वो देखना है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्यों करता है, अगर कंपेयर करें हम एलुवियल वाला एरिया और एरिड रीजन जो कि है राजस्थान वाला एरिया, तो कंपेयर करके देखते हैं कि जो हमारा एलुवियल वाला एरिया है वहां पे हमारी गंगा बहती है, जिस वजह से वहां पे जो वाटर है वो बहुत ज्यादा मिलता है सॉइल को। ठीक है? जब वाटर ज्यादा मिलेगा तो वो फर्टाइल भी ज्यादा होगी। बट अगर मैं बात करूँ एरिड रीजन की, जो हमारी डिजर्ट को बोलते हैं, स्पेशली इन राजस्थान वाला एरिया, वहां पे पहले से ही पानी की बहुत कमी है और हमारी सॉइल्स को वैसे भी पानी नहीं मिलता। क्या होगा, क्लाइमेट की वजह स्पेसिफिक रेनफॉल की वजह से हमारी जो सॉइल है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, वो अलग अलग होने लग जाती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। और क्लाइमेट में मेन फैक्टर क्या है हमारा, रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो चीज़ों को अफेक्ट करता है, उसकी प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करते हैं और उसकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारे पास फैक्टर दैट इज क्लाइमेट बिकॉज ऑफ रेनफॉल। अगर किसी भी फॉरेस्ट में मोर देन 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है तो वो एवरग्रीन को सपोर्ट करेगा। एवरग्रीन मतलब उस एरिया में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा और 24/7 वहां पर बारिश होगी, ऐसा ही बिलीव किया जाता है। पर 24/7 बारिश नहीं होती, मतलब दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बारिश होती है, इसलिए हम बोलते हैं उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और अगर किसी भी फॉरेस्ट में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है हम उसको ड्राई या थॉर्नी एरिया बोलते हैं। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे क्रॉप्स निकलते हैं, कैक्टस वगैरह। डेजर्ट में कैक्टस क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें पानी उतना नहीं चाहिए होता है। कैक्टस होते हैं तो पानी का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए वो वहीं पे उगता है और कहीं पे नहीं उगता है। समझिए। दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्यों अफेक्ट करता है, राजस्थान की गर्मी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी हिमालय की। हिमालय की गर्मी और राजस्थान की गर्मी में देखें तो जो हमारा राजस्थान है वो बहुत गर्म रहता है और जो हिमालय है वो काफी ठंडा रहता है। अब जब टेम्परेचर में डिफरेंस है तो क्या होगा, वहाँ की सॉइल्स भी डिफरेंट होगी, वहाँ की वेजिटेशन भी डिफरेंट होगी, जिस वजह से हमें क्या मिलता है, तो हमारी वेजिटेशन को इफेक्ट करता है एरियाज में। और हमें जैसे ही हमारी ऑल्टीट्यूड बढ़ती है चेंज दिखने को मिलता है हमारे ट्रॉपिक्स में और हमारी वेजिटेशन। ऐसा समझ में दो चीज क्लियर होगी। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पहला है हमारा क्लाइमेट, दूसरा है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमारी कोई भी सॉइल है वो कैसे डिफ्रेंशिएट होगी, वो डिफ्रेंशिएट होगी उसकी चीपनेस से, सुनने में कितना तीखा और उसकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है और वो बाकी को सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगेन एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर एरिड सॉइल का, और यहाँ पे लेती हूँ मैं यहाँ पे लेते हैं हम ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल, अब एरिड सॉइल की बात करें तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो हो गया क्लाइमेट। यहाँ क्या होती है, यहाँ बारिश नॉर्मल होती है एज कम्पेयर टू दिस। दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ये बहुत गर्म होता है, हॉट होता है। यहाँ वाला टेम्परेचर नॉर्मल होता है, मतलब इतना होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान रह सकता है। ठीक है, तीसरा, यहाँ की टोपोग्राफी डिफरेंट होती है। टोपोग्राफी क्यों, यहाँ पे हमारी वेजिटेशन नहीं है, बड़े बड़े पेड़ वगैरह नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। कहीं छोटे मोटे एक दो पेड़ दिख गए, कहीं छोटे से कैक्टस वगैरह दिख गए, बट मोस्टली ये पूरा रेगिस्तान वाला एरिया है। यहाँ देखे ब्लैक सॉइल में हमें यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पेड़ भी दिखेंगे, थोड़ी बुशेस भी दिखेंगी, थोड़े क्रॉप्स भी दिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी सॉइल है उसने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया एज कम्पेयर टू द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में लिमिटेशन ये आ जाती है, बेचारी ज़्यादा उसके पास अपॉर्चुनिटीज है नहीं, वो ठीक से अपना काम कर नहीं पाती है, और वैसे भी जब उसको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है तो वैसे ही वो दुखी रहती है और वो उसका दिमाग गर्म रहता है, जब वो हॉट रहती है तो दिमाग गर्म रहता है इसलिए वो हॉट रहती है। ठीक है,
आए समझ में? ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन, अगर बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, सबसे पहले एक टर्म हमारे दिमाग में आता है, ये नेचर से रिलेटेड है, ठीक है? तब वो सारी चीजें नेचर प्रोवाइड करेगा, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? तो क्या है, इट इज प्लांट लाइफ दैट ग्रोज एंड थ्राइव्स इन अ रीजन विदाउट ह्यूमन, बिना ह्यूमन की हेल्प के अगर ये प्लांट्स अपना रह रहे हैं, बिना के प्लांट अच्छे, देन वी कॉल नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल undisturbed for long periods, forming communities like forest, grassland, and desert, shaped by climate and soil, crucial for ecosystem but threatened by human activity. अब देखो, हम बोलते हैं कि ना हमें नेचर की चीजें इसलिए नहीं मिल पाती, क्यों नहीं मिल पाती? वो अनडिस्टर्ब रहती है काफी लॉन्ग टाइम, वो अपनी अपनी कम्युनिटीज बना लेती है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, और अपने टाइप का वो सॉइल और क्लाइमेट बना लेती हैं, जिस वजह से वो जो इकोसिस्टम हो जाता है वो उन पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए तो बहुत क्रूशियल हो जाता है। जब वो इकोसिस्टम बहुत क्रूशियल हो गया, फिर क्या हो जाएगा, अगर हमने उसके अंदर ह्यूमन का इंटरफेरेंस डाला, अगर हमने वहां जाके डेवलपमेंट की, वहां जाके हमने ऐसी हरकतें की, एनिमल से ये डरने लग गए, वहां से जगह छोड़ के सिटीज की तरफ आने लग जाए, तो क्या होगा, तब हम इनकी एरियाज में इंटरफेरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनके अंदर हमने एक चैलेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे सामने से हटे नहीं, हमें डेवलपमेंट वगैरह करने नहीं, हमारे घर में घुस जाए, तो कभी ऐसी एक्टिविटी का एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स विरोध करते हैं, और जब विरोध करते क्या होता है, तो इनका जो हैबिटेशन होता है इनका, वो खराब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन। आए समझ में? ठीक है, एक और फिर से देख लो, ये क्या है, नेचुरल वेजिटेशन इज प्लांट लाइफ दैट ग्रोज एंड थ्राइव्स इन अ विदाउट ह्यूमन, इंसानों की हेल्प, ये एकदम मस्त तरीके से रह रहे हैं, इनको हमारे लिए तरफ से डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, इनको हमारे कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, वो तो हम ही है जो जाके फालतू में वहां पे इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, इज अनडिस्टर्ब फॉर लॉन्ग पीरियड, तो कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, तो ये आराम से रह रहे हैं, साथ मिलकर रह रहे हैं, क्यों, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी इन्होंने कम्युनिटीज बना, छोटे छोटे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, और अपने क्लाइमेट और सॉइल के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे कि अगर रिवर की बात कर लें, तो रिवर के पास कौन रहते हैं मोस्टली, रिवर और थोड़े से फॉरेस्ट के पास एलिफेंट्स, ठीक है? जंगल में कौन रहते हैं हमारे, टाइगर, ठीक है, टाइगर या लायन, ठीक है? और अगर बहुत पानी की बात कर दे, तो वाटर है, तो वाटर में क्या आ जाएंगे, हमारे स्वाम आ जाएंगे, हमारे क्रोकोडाइल आ जाएंगे। तो मतलब इन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी बना के रखी, पहले से बोल रखा है कि हमारा एरिया है, इस तरफ मत आना, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमें परेशान मत करना, इन्होंने अपने में आपस में ही देख रखा है। बट जब ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, जब हम वहाँ पे डेवलपमेंट का नारा लेके पहुंच जाते हैं, नहीं हम डेवलप करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज से बचाएंगे, कुछ करेंगे, तब इनको आती है गुस्सा, ठीक है, तभी दौड़ाते हैं सबको अपने, ठीक है, भागो नहीं तो मैं तुम लोगों को यहाँ दौड़ा के भगाऊंगा, है समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? इसके बाद कुछ कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल वेजिटेशन है उनको हैम्पर करती है, जैसे कि हो गया हमारा ह्यूमन का प्रेफरेंस, हमारा क्लाइमेट, ठीक है, ह्यूमन के इंटरफेरेंस में क्या आ गया हमारा, हमने अगर वहां पे कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि हम रोड्स वगैरह बनाते हैं, और जब भी ऐसा होता है ना कि हमको डेवलपमेंट कर रहे होते हैं हिल एरियाज में या कोई भी डिप्राइव्ड एरिया में, और हम वहाँ पे रोड वगैरह काट रहे होते हैं, वहाँ के जंगलों के बीच सुरंग लेके जा रहे होते हैं, तो इन एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, उनका ये एरिया था, अब इस एरिया के बीच में मैं एक रोड ले आऊंगी, जब रोड लेके आऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं इस साइड के कुछ एरिया को और खाली करूंगी, फिर बेचारों के पास क्या बचा, और ये इतने में ये रह लेंगे, नहीं, इनको भी समझ नहीं आएगा कि ये फालतू में हमारे एरिया में क्यों घुस रहे हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी इधर आते हैं, ये भी एरिया ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, दोनों के, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के बीच में जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है,
तो हमें सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि किसी ने किसी को हंट कर दिया या मार दिया या क्या हो गया या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, जैसे जो ये ह्यूमन का इंटरफेरेंस है स्पेसिफिकली नेचुरल हैबिटेट, ये खतरनाक है, ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात क्या है, यहाँ देखते हैं हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक। क्या करेंगे, इन जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है इनको अच्छे से बचा कर रखेंगे। सबसे सिंपल, ह्यूमन का इंटरफेरेंस बंद कर दो। कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस इतू सभी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल दूर जाओ। हमारी एरिया में तो घुसो, मेरे घर में घुसो और फिर बोलो कि तुम्हारे घर में ये तुम्हारा जो छोटा सा कोना है वो तुम्हारा घर है। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, क्या है, कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी चीजें हैं सब नेचुरली ग्रो करेंगे विदाउट कल्टीवेशन और मैनेज, कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। जो मेरा ये इकोसिस्टम है ये मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये स्टेब्लिश कब हुआ था, ये स्टेब्लिश हुआ था जब चीजें अनडिस्टर्ब रह गई थी लॉन्ग टाइम। ठीक है, जितने भी वेजिटेशन वगैरह बने हैं ना, जब हमने इन एनिमल्स को यहाँ पे रहने दिया आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, और इन्होंने फिर अपने अपने ग्रुप्स और कम्युनिटीज बना दिए, क्या हुआ, फिर ये अपने आप यहाँ पे रहने लग गए और इनका स्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हो गया, क्या हो गया स्टेब्लिशमेंट। और ये कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे, बेस्ड अपॉन क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर या इनकी टोपोग्राफी। ठीक है, क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, इनसे ये अफेक्टेड है। अब जिस एरिया में पानी की किसी भी जानवर को उम्मीद नहीं थी, अगर वहां पानी आने लग जाए, और कुछ जानवर ऐसे थे जिनको पानी नहीं पता, और फिर भी वो पानी में भीग रहे हैं, तो उनको गुस्सा नहीं आएगी क्या, क्या बात हुई भाई, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था आराम से, अचानक बारिश होने लगी, वो बारिश हुई जा रही हुई जा रही हुई जा रही, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ, क्यों हो रहा है ये, तो सब ह्यूमन एक्टिविटी। है समझ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजर टाइप्स और एग्जाम्पल्स। क्या क्या है, सबसे पहला हमारे फॉरेस्ट कौन कौन से टाइप पे क्लासिफाइड है, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडियस या मॉनसून, और तो हम माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आया तो समझ लो। उसके बाद है हमारे ग्रासलैंड, सवाना और प्रेरीज और स्टेपीज। क्या आता है हमारा डेजर्ट का वेजिटेशन, आता है हमारे कैक्टस, श्रब्स, और ये जो अडेप्टेड इन्होंने कर दिया अपने आप को एरिड की कंडीशन। फिर आते हैं हमारे मैंग्रोव्स में टाइडल फॉरेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली फाउंड होते हैं कोस्टल एरिया। ये रहा आपका बीच, यहाँ पे लगे हैं छोटे छोटे पेड़ आपके। अब इस एरिया में यहाँ पे जो हमें वेजिटेशन मिलेगा दैट इज मैंग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, फिर लास्ट में आता है हमारा टुंड्रा, कोल्ड और ट्रीलेस एरिया है, हाँ मिलेगा हमें पोल्स में, इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, कैसे मिलेगा, ये रहा मेरा अर्थ, ये रहा टॉप और ये रहा बॉटम, इस जगह पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा टुंड्रा रीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, कोई पेड़ ही नहीं है, सिर्फ बर्फ से हर जगह से ढका हुआ है। ठीक है, ओके, कौन कौन से टाइप हो गया हमारे पास, फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडियस, मानसून वाला जिसको बोलते हैं, और माउंटेन, तो माउंटेन वाला ही बोलते हैं, ग्रासलैंड, सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज, डिजर्ट, कैक्टस, श्रब, और एरिड कंडीशन में जो प्रोवाइड होता है हमको। फिर है मैंग्रोव, टाइडल फॉरेस्ट जो हमें बीच में मिलेगा। फिर है टुंड्रा, कहाँ मिलेगा, पोल्स में, कोई पेड़ नहीं है, ट्रीलेस एरिया। ठीक है, इतना है समझ में, ओके। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहली अगर हम बात करें इस इकोलॉजी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन से जो हमारे एनिमल्स हैं वो काफी परेशान है, परेशान है, वो भी बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में पहले बैठे हैं, हमारा इन लोगों ने पहले हमारा घर ले लिया, ठीक है, हमारी जमीन पे इन्होंने अपनी सड़कें बनवा दी, ठीक है, यहाँ से अपने ट्रक लेके जा रहे हैं, और फिर हमें बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे घर में ना घुसे, ये थोड़ी बात होती है, तुम हमारे घर में घुसो, हम तुम्हारे घर में घुसते तुम्हें मारेंगे। ठीक है, ये चल रहा है एनिमल्स और ह्यूमन के बीच। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहला अगर ये चीजें बंद नहीं हुई ना, बंद नहीं की गई, क्या होगा, हमारा डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। फिर जो आपके सामने आती हैं इंसिडेंट्स, एक चीते ने दो बच्चों को मार दिया, एक शेर ने दो को लपेट लिया, तो इसी वजह से आती है। ठीक है,
तो उसको बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या है, अपनी इकोलॉजी है उसको बैलेंस करना, इकोलॉजी को बैलेंस करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में, ये चीज़ और करनी होगी। एनिमल्स का कौन सा एरिया है और ह्यूमन बींग्स का कौन सा एरिया, डेवलपमेंट के नाम पे हम उनके घर पे नहीं घुसेंगे। दूसरी बात, अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो हमें जो रिसोर्स लाइक टिम्बर, मेडिसिन और फूड है, हम ये नेचर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नेचर से हम ये ले सकते हैं, बट ध्यान ये भी रखना है कि हम इनकी जो स्पीशीज उसको खत्म ना करें। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन सारा टिम्बर निकाल के उखाड़ दिया फिर अगली बार से मिला ही ना। और जो एनिमल्स को ये एसेंशियल है, तो उसका क्या हो गया, वो भी बोलेगा ना कि तुम मेरे घर से चीजें लेके जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे घर से चीजें लेके जाऊँ। अगर हम ये सारी चीजें कर दी तो क्या होगा, हमें मिलेगा एनवायरमेंटल बेनिफिट, तो क्या करेगा, हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करेगा और हमारे क्लाइमेट को बैलेंस करेगा। आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो इतना सीवियर हो गया है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आगे भी हम कुछ नहीं कर सकते। यही जो टाइम है, दिस इज द राइट टाइम। अदरवाइज आप वो वर्ड सुनोगे, दिस इज द एंड, ठीक है, अदरवाइज सब खत्म हो जाएगा, सोच लो। ठीक है, अब देखो थ्रेड्स क्या क्या है हमारे सामने, फॉरेस्ट्रेशन है, अर्बनाइजेशन है और एग्रीकल्चर। आज के टाइम पे लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लैब्स में, छोटे छोटे उन्होंने अपने स्टेशंस बना के रखे, उधर पे वो चीज़ों को बाय टिश्यूज की तरह वो उनको कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्बनाइजेशन। इसमें क्या हो गया, हमने रोड बना दी और अदर डेवलपमेंट्स कर दिए, तो ऐसे क्या हो गया, हमारी चीज़ें वो और सीवियर हो गई और हमें डेवलपमेंट करने में और दिक्कत। ठीक है, अब इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। आई होप आपको आज की सीरीज काफी पसंद आई होगी, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है प्लीज कॉमेंट इट डाउन, कॉमेंट। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है कमांडर्स एकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक शेयर और उसके साथ कनेक्ट भी हो जाइए। सी यू अगेन एट द सेम टाइम। जय हिंद।